और देखो लिखा हुआ है एस्टिमेट डिमांड ऑफ टीवी, मतलब टीवी की डिमांड निकालनी है। तो जिस चीज को हमें फाइंड करना होता है वो क्या हो जाएगा, मेरा y हो जाएगा। और जो चीज मुझे गिवन होती है, मतलब मेरी पास वैल्यू किसी गिवन है, पॉपुलेशन की वैल्यू गिवन है, तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगा मेरे पास, x हो जाएगा। ऐसे ही है। अच्छा, फिर हमने एक जादू सीखा था, जिस जादू के अकॉर्डिंगली हम क्या कर रहे थे, हमने x और y की वैल्यूज का सम निकाला। अभी आएगा, अभी आएगा। देखो बेटा, कैलकुलेटर ट्रिक हमने देखी थी और उस कैलकुलेटर ट्रिक के अंदर हमने सम निकालना सीखा था। ठीक है ना। आओ उसको फर्दर रिवाइज करते हैं कि कैलकुलेटर से सम ऑफ x सम ऑफ y कैसे निकलेगा। ठीक है। अच्छा जी, तो कैलकुलेटर में आ जाएंगे और कैलकुलेटर सबको विजिबल है बेटा। स्टार्स में आएंगे, स्टार्स में आने के बाद 2 दबाएंगे। ठीक है ना। तो ये x और y की फोटो आ जाएगी। अब पहले x की वैल्यू लिखूंगा 11 इंटर 14 इंटर 14 इंटर 17 इंटर 17 इंटर 21 इंटर और 35 भी इंटर। सही है। अच्छा, इसके बाद 15 27 27 30 34 38 एंड 46। सारा डेटा पुट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था नमूना, AC दबाना था। ठीक है। कुछ लोग हैं जो मेरे साथ साथ ट्राई कर रहे हैं। हम क्या प्रेस करेंगे, AC का। अजीज बेटा साथ हैं, आप टाइप कर रहे हैं, डेटा टाइप करिए, करो जल्दी करो ताकि साथ साथ आ जाओ। चलो, डेटा टाइप करने के बाद आप प्रेस करोगे AC और AC प्रेस करने के बाद आप दबाओगे शिफ्ट और 1। ठीक है। शिफ्ट 1 दबाने के बाद ऑप्शन 3 पे लिखा हुआ है सम, ऑप्शन 3 दबाएंगे और देखो यहाँ पे मेरे पास सारे सब मौजूद है। सम ऑफ x स्क्वायर, सम ऑफ x, सम ऑफ y स्क्वायर, सम ऑफ y, सम ऑफ xy। ठीक है। तो जो जो चाहिए तो सम ऑफ xy चाहिए। xy किस पे लिखा है, 5 पर। सम ऑफ xy होगा, एक क्वेश्चन दबाओ, आंसर आ जाएगा। फिर शिफ्ट दबाओ, फिर 1 दबाओ, फिर सम में और सम ऑफ x स्क्वायर चाहिए था, वो किस पे लिखा है, 1 पर। इक्वल दबाओ, 2757 आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, सम ऑफ x निकालना था, फिर शिफ्ट 1 दबाओ, फिर सम में आओ, फिर 2 में आओ, सम ऑफ x आ जाएगा 129 का। ठीक है ना। अच्छा, सम ऑफ y निकालना था, फिर शिफ्ट 1 दबाइए, फिर सम में आइए और फिर 4 दबाइए और फिर इक्वल टू दबाइए, 217 मेरे पास सम ऑफ y भी आ जाएगा। ठीक हो गया। क्या ये बात समझ में आती नहीं आती है? तो पुराना काम है। एक और जादू सिखाऊं, एक और जादू है। ओके, दबाओ शिफ्ट 1। डेटा पुट किया है, डेटा पुट किया है? नहीं, करो जल्दी से करो। जिन्होंने डेटा पुट नहीं किया करो, जिन्होंने डेटा पुट नहीं किया वो करें जल्दी से। हसनैन का है? हाँ, वो जो पीछे बैठता है लड़का, हुज़ैफा कहाँ गया? अच्छा, मेरा डेटा पुट करिए जल्दी से। एक और जादू सीखना है हमने। डेटा पुट कर दिया। अजीज बेटा साथ है, आप डेटा पुट किया हुआ है, जल्दी से करो। AC दबाओ, शिफ्ट 1 दबाओ, दबा दिया। ये ऑप्शन लिखे हुए आ रहे हैं। अब देखो 3 पे आके तो सम आ जाया करता था, ऐसा ही है ना। 5 दबाओ, 5 पे क्या लिखा हुआ है? REG मतलब रिग्रेशन। 5 दबाओ, क्या लिखा हुआ आ रहा है? फर्स्ट और सेकंड देखो, A लिखा हुआ है। 1 दबाओ, इक्वल टू दबाओ, क्या आ रहा है?
क्या ए यही निकाला आप लोगों ने 10.71 है बेटा? अच्छा एक काम करो, रुको 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 रुको, बी फिर एसी दबाओ, फिर शिफ्ट 1 दबाओ, फिर रेगुलेशन में आओ, फिर 2 दबाओ, चेक करो क्या बी यही निकाला 1.1 है? तो इसका मतलब ये है कि कैलकुलेटर से आप डेटा पुट करने के बाद सम भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट कोफिशिएंट की और कांस्टेंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन 5 पे आकर आ रही है मेरी बात सुनने? चल आओ उसको करते हैं। सो बाय कैलकुलेटर हमने क्या सीखा अभी? ए और बी की वैल्यू निकालना सीख ली। हम इक्वेशन लगाएंगे y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। ए की वैल्यू क्या थी बेटा? 10.71। बी की वैल्यू थी 1.1, वो डबल जीरो था तो छोड़ दो उसको। और एक्स में क्या रखो अपने पास? 30 या 30,000? 30,000 ही रखूंगा, ठीक है। ऊपर भी जो पॉपुलेशन है वो 3 जीरो हटा के लिखे हैं, फिर उसके बाद भी लगाने पड़ेंगे, तो मैं ये हटा ही देता हूं। तो एक्स लिख देंगे सिर्फ 30, बताएं वाई क्या आ रही है? हाँ कितना? 47,000। बात समझ में आती नहीं आती है? अब एक चीज ध्यान में रखना बेटा, हमने ए और बी दोनों कैलकुलेटर से निकाला। ये तभी पॉसिबल है जब एक्स और वाई का पूरा पूरा डेटा आप लोगों को गिवन हो, ठीक है। इस तरह से एक्स की वैल्यू सारी थी और वाई की वैल्यू सारी थी, तो ए और बी आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं ये डेटा हटा दूं, एक्स और वाई की पूरी पूरी ऑब्जर्वेशन हटा दूं और मैं बोलूंगा सम ऑफ एक्स 40, सम ऑफ वाई 108, सम ऑफ एक्स वाई इतना, सम ऑफ एक्स स्क्वायर इतना और सम ऑफ वाई स्क्वायर इतना, मैं सबके सम दे दूं, तो फिर मैं कैलकुलेटर से ए और बी नहीं निकाल सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा बोलो? मैनुअली सॉल्व करना पड़ेगा, फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। आ रही मेरी बात में? तो कैलकुलेटर से ए और बी की ट्रिक जो है वो कब एप्लीकेबल है? जब आपके पास पूरा पूरा डेटा बोलो गिवन हो, ठीक है। अच्छा, हमने अपने पास y ऑन x तो सीख ली है इक्वेशन। हमने कहा था एक इक्वेशन और भी है जिसको हम लोग बोलते हैं x ऑन y, है ना। तो डालो रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y। रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y। तो x ऑन y की रिग्रेशन इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू c प्लस dy। x इज इक्वल टू c प्लस dy। अब ये x क्या है यहां पर? अब ये x मेरे पास कहलाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। ये y मेरे पास कहलाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये c मेरे पास कहलाएगा रिग्रेशन कांस्टेंट और ये d मेरे पास कहलाएगा रिग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक है। इक्वेशन x और y के अंदर जो आपका कांस्टेंट है, रिग्रेशन कांस्टेंट है, वो c है और रिग्रेशन कोफिशिएंट आपका d है। जबकि y ऑन x जो हम पढ़ते हुए आ रहे थे अब तक, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, उसमें a कांस्टेंट था और b कोफिशिएंट था, तो उसमें सिंबल्स चेंज है, ठीक है ना। अच्छा, थोड़े से फॉर्मूलाज भी चेंज है। d का फॉर्मूला हो जाएगा n मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स इंटू सम ऑफ वाई। मुझे बताना बेटा b के फॉर्मूले के अंदर डिनोमिनेटर क्या था?
सम ऑफ एक्स स्क्वायर ना, अब यह हो जाएगा n इंटू सम ऑफ वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ वाई का होल स्क्वायर। तो न्यूमरेटर सेम है b और d का, सिर्फ b के डिनोमिनेटर में क्या था, सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, और d के डिनोमिनेटर में क्या है, सम ऑफ वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ वाई का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा। अच्छा, अगर हम a के फॉर्मूले की बात करते हैं, ओ c के फॉर्मूले की बात करते हैं, तो मुझे बताओ a के फॉर्मूला कहां से स्टार्ट हो रहा था, है सम ऑफ, तो हम बोलेंगे कि सम ऑफ x अपॉन n माइनस डी मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ y अपॉन n। ठीक है, फॉर्मूलाज 90% वही है, सिर्फ 10% फॉर्मेशंस का फर्क है बस। मैं यहां पर b के फॉर्मूले भी लिख देता हूं आपके सामने। ठीक है। अच्छा, ये जो b और d के बाद देखो मैंने गैप लिखा, थोड़ा गैप डाला है और फिर इज इक्वल टू लगे फॉर्मूला किए। ठीक है ना, इनको एक और सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जो b है आपका वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x है, x ऑन y है, b b b y ऑन x है ना, है भाई, जो b है वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y है, y ऑन x है, y ऑन x है, तो हम इसको लिखते हैं b y x। क्या लिखते हैं, y x का मतलब y ऑन x। ठीक है, और जो d है वो क्या है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y, उसको लिखेंगे b x y। मतलब सिंबल वहां भी b यूज कर सकता हूं, लेकिन x पहले आ जाएगा। तो अगर b x y लिखा हुआ है इसका मतलब वो d दिया हुआ है। ठीक है, और अगर b y x दिया हुआ है इसका मतलब वो b ही दिया हुआ है। तो इस बात को थोड़ा सा आपने ख्याल रखना होगा। ठीक है बेटा, बस अगर b के साथ y पहले है x बाद में है तो वो b y ऑन x है। ठीक है ना, और अगर b के साथ x पहले है और y बाद में है तो वो b x ऑन y है, मतलब d है। चले आगे बढ़े। सब साथ है भाई, आगे बढ़ जाओ। एक चीज का और ध्यान रखना है, एक चीज का और ये ध्यान रखना है, ये जो सम ऑफ x अपॉन n है इसको हम लोग फॉर्मूले के अंदर x बार भी लिख सकते हैं, और जो सम ऑफ y अपॉन n है इसको y बार से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, सम ऑफ x अपॉन n बेसिकली x बार का फॉर्मूला है। ठीक है, और सम ऑफ y अपॉन n y बार का फॉर्मूला। इसी तरीके से a के अंदर भी इसको लिख सकते हैं y बार माइनस b इंटू एक्स बार। ठीक है, डन, सब लोग साथ हैं, है भाई, आगे बढ़ जाए। चलो आओ, कोई सवाल पड़ेगा बेटा? बेटा ऐसे खुद को नहीं सुनाना है, सबको सुनाना है।
ऑब्टेन द लाइन ऑफ रेगुलेशन। कौन बताएगा लाइन ऑफ रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? तो इक्वेशन y की वैल्यू या x की वैल्यू नहीं निकालनी, मैंने सिर्फ क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। अच्छा कौन सी बनानी है इक्वेशन? x और y। देखो हमेशा याद रखना, अब तक ऊपर जितने भी सवाल हमने किए सब पे y और x लगाया, हाँ या ना? सवाल में लिखा हुआ था कि y और x अप्लाई करो। बात को समझो नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अब तक ऊपर जितने भी सवाल करे इससे पहले सब पे हमने y = a + bx लगाया। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम y और x की इक्वेशन ही यूज करते हैं। तो सर x और y कब यूज करेंगे? जब सवाल में इस तरीके से लिखा हुआ होगा कि x और y वाली इक्वेशन बनानी है तभी यूज होगा, वरना हम क्या यूज करेंगे? बाय डिफॉल्ट y और x की इक्वेशन ही लगाएंगे, जिस तरीके से अब तक हम सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। क्या बात समझ आई है? x और y कब लगाएंगे? x और y कब लगाएंगे? जब सवाल में लिखा हुआ होगा, वरना मैं x और y के बारे में सोचूंगा भी नहीं, y और x ही लगाऊंगा। ठीक है, जल्दी से काम करें, मुझे सबके सम बताएं। सम ऑफ x बताएं क्या आ रहा है, सम ऑफ y बताएं क्या आ रहा है, x² बताएं, y² बताएं, सम ऑफ x² बताएं, एंड मैं बताऊंगा। XY बता दी, और बच्चे वेरीफाई करें यही है। सम यही है या नहीं है? आपने करा है सॉल्व? ये चलो ओके। अच्छा देखो, ऑनेस्टली बताओ, घर से पढ़ के आए हो या नहीं पढ़ के आए? पढ़ के आए हो हैं? क्या अरबी? भाई क्यूएम पढ़ के आए हो, आज क्यूएम पढ़ने का था, क्यूएम पढ़ के आए हो घर से हैं? कोई अगर होशियार बच्चा होता ना तो वो सम निकालता नहीं। पूछो क्यों? पहला सवाल है अपना, ये क्वेश्चन नंबर 1 यही था, उसमें हमने सिर्फ y और x निकाला था। चेक करो, निकालो क्वेश्चन नंबर 1 अपने पास, देखो लिखने में यही सम, सिर्फ सम ऑफ y² निकलना था बस। सही है ना? एनीवेज आओ बेटा, हम लोग पहले d निकालते हैं। d का सिंबल क्या है? d xy। फॉर्मूला है n इंटू सम ऑफ x² माइनस सम ऑफ x इंटू सम ऑफ y डिवाइडेड बाय n इंटू सम ऑफ y² माइनस सम ऑफ y का होल स्क्वायर। तो 9 मल्टीप्लाई बाय कहेंगे सम ऑफ x y है ये, सॉरी 597 माइनस 45 मल्टीप्लाई बाय 108 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 1356 माइनस 285 का होल स्क्वायर। बताओ डी की वैल्यू क्या आ रही है? कोई ऐसा बच्चा जिसको ये पूरी इक्वेशन कैलकुलेटर में टाइप करनी नहीं आती, ये पूरा फ्रैक्शन कैलकुलेटर में टाइप हो जाएगा। कोई ऐसा है जिसको नहीं आता टाइप करना? सबको आता है भाई? तो वैसा आता है बेटा, आपको टाइप कर लेंगे। फ्रैक्शन
फ्रैक्शन दबा के पूरा टाइप कर दो। हाँ अजीज आपको आता है बेटा ये है? आपको नहीं आता तो जाकर बताओ बेटा इसको। वो मोड दबाओ, 1 दबाओ, बताइए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैंने गलती करी है। मैं सम ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया 0. कोई मुझे बताएगा 0.95 क्या बता रहा है? क्या बता रहा है 0.95 पर यूनिट चेंज? इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे तो आप बोलेंगे कि अगर x में, यानी कि आप रिवर्स लेगा, y में 8 यूनिट बढ़ेगा तो x में कितने से इंक्रीज आएगा? 0.95 से इंक्रीज आएगा, ठीक है ना। अच्छा c भी निकालना है। c का फॉर्मूला क्या था? x बार माइनस d मल्टीप्लाई बाय y बार, ठीक है ना। x बार का मतलब क्या होता है? सम ऑफ x अपॉन n माइनस d तो हमारे पास है 0.95 मल्टीप्लाई बाय y बार का मतलब होता है सम ऑफ y अपॉन n। तो बताएं c की वैल्यू क्या आ रही है? 7. जी बोले है 103 नहीं 6.4 इज करेक्ट। तो ये जगह x इज इक्वल टू माइनस 6.4 प्लस 0.95y। आसान आपने सिखा दिया बेटा कैलकुलेटर में किस तरीके टाइप करेंगे। अजीज आगे बढ़ने मैं छोटा सा ये फ्रैक्शन लगा के बस सीधा सीधा टाइप करना है। जल्दी से नोट डाउन करें और हम लोग आगे मूव करते हैं। शाबाश।
डन बेटा। हाँ हाँ बेटा बोलो बोलो। देखो अभी तो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखाया था, एक्स बार का मतलब होता है सम ऑफ एक्स अपॉन एन। अच्छा क्या मतलब, अभी तो लिखवाया है, देखो नहीं लिखा तुम? नहीं ना, कॉपी तो किया है इसने, लिखा है ना। तो एक्स बार का बेसिकली फॉर्मूला है सम ऑफ वाई अपॉन एन, और वाई बार का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ वाई अपॉन एन। तो मैंने सम ऑफ एक्स अपॉन एन की जगह एक्स बार लिख दिया और वाई अपॉन एन की जगह वाई बार लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, आप लोग की इजाजत है बेटा, सब लोग मेरे साथ हैं, कॉपी कर लिया है सब लोगों ने। यहां पर रिग्रेशन हो गया है वाइंड अप। अब हम चलेंगे हमारे चैप्टर के सेकंड फेज की तरफ, जिसका नाम है, बोलो, कोरिलेशन। ठीक है, तो हेडिंग डालें अपने पास कोरिलेशन, और मैं एक डेफिनेशन आपके सामने शो करता हूं, आइए हम उसको पढ़ते हैं। लिखा हुआ है एसोसिएशन और रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। ठीक है, एसोसिएशन का मतलब ही कोरिलेशन है। In understanding the relationship between two variables or association between them, variable that is independent and the one which is dependent on that independent variable is critical. No doubt, association can be both ways, but usually possible changes in dependent variable with change in independent variable are analysis. कहना चाह रहा है जब भी आपने दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप देखना है तो आप क्या यूज करेंगे, कोरिलेशन यूज करेंगे। दो वेरिएबल कौन से, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है ना, तो मैं कोरिलेशन की एक और डेफिनेशन लिखता हूं, और इन अदर वर्ड्स, ये आप कॉपी कर लेना। ये क्या हो रहा है, correlation measures the extent of relationship between two variables. कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? तो बेटा कोरिलेशन कब यूज करते हैं, जब हमें यह पता लगाना हो कि दो वेरिएबल्स के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप है। ठीक है, अब रिलेशनशिप से क्या मुराद है? वो तो टू वेरिएबल से मुराद है ना, वेरिएबल जहां भी जिक्र आ रहा है इसका मतलब टू वेरिएबल। रिलेशनशिप से क्या मुराद है? तो रिलेशनशिप से मुराद है तीन तरीके के रिलेशनशिप। एक जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप, एक जिसको हम लोग बोलते हैं
नेगेटिव रिलेशन, और एक जिसको हम लोग बोलते हैं नो रिलेशन। तो रिलेशनशिप से मुराद तीन तरीके के रिलेशनशिप होते हैं, जिसमें पॉजिटिव रिलेशन आता है, नो रिलेशन आता है और नेगेटिव रिलेशन आता है। ठीक है ना। पॉजिटिव रिलेशन के अंदर एक और आता है रिलेशन, उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन, और नेगेटिव रिलेशन के अंदर भी एक और आता है, उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन। नो रिलेशन में कोई और चीज नहीं आती। प्यारे बच्चों, कॉपी कर लिया? डन जी भाई। तो कोरिलेशन का मतलब क्या है? कोरिलेशन मेजर्स द एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। एक्सटेंट का मतलब होता है किस हद तक है, ठीक है ना। ज्यादा गहरी दोस्ती है, कम गहरी दोस्ती है, नेगेटिव दोस्ती है, खानदानी दुश्मनी है, क्या सीन है, ठीक है ना। अच्छा, रिलेशनशिप से क्या मुराद है भाई? रिलेशनशिप से मुराद है तीन तरीके के रिलेशन, पॉजिटिव, नेगेटिव और नो रिलेशन। पॉजिटिव रिलेशन को अगर हम ऊपर समझे, इसका मतलब ये होता है कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज होगा दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज होगा, ये पॉजिटिव है। और एक वेरिएबल डिक्रीज होगा दूसरा वेरिएबल भी डिक्रीज होगा, ये भी पॉजिटिव है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। नेगेटिव रिलेशनशिप से क्या मुराद है? एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा, पहला कम हो रहा है दूसरा बढ़ रहा है, ऐसा ना। दूसरा कम हो रहा है पहला बढ़ रहा है, मतलब वाइस वर्सा चल रहा है एक दूसरे के, ठीक है। और नो रिलेशन में आपस में कोई ताल्लुक नहीं होगा। आओ उसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। देखो मैंने लिखा है कोरिलेशन मेजर्स, मतलब कोरिलेशन कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है ना। तो सवाल ये है कि हाउ डू वी कैलकुलेट कोरिलेशन, हाउ डू वी कैलकुलेट कोरिलेशन। So the answer is correlation can be calculated by two ways, by two methods. One is through scatter diagram, and the second method is coefficient of correlation. सो कोरिलेशन दो तरीकों से कैलकुलेट किया जा सकता है, दो तरीकों से पता लगाया जा सकता है। एक स्कैटर डायग्राम के थ्रू और एक किसके थ्रू बेटा? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के थ्रू। स्कैटर डायग्राम सिर्फ विजुअल इंप्रेशन के लिए यूज होता है। किस लिए यूज होता है? सिर्फ विजुअल इंप्रेशन के लिए। भाई मिसाल के तौर पे आपने कभी स्टॉक एक्सचेंज देखा है या कभी ट्रेडिंग की ऐप देखी है? ट्रेडिंग की एप्लीकेशन है? नहीं देखी? ट्रेडिंग वाली एप्लीकेशन नहीं देखी? अल्लाह, क्या देखा तुम लोगों ने? फेसबुक के बारे में पूछे, इंस्टाग्राम के बारे में पूछे हैं, लाइक फॉलो शेयर कमेंट करने के बारे में पूछे, स्टोरी लगाने के बारे में पूछे, सब बताएंगे हम आपको। ठीक है, पूछ रहे? चलो, हॉस्पिटल देखा है? हॉस्पिटल में एक मशीन होती है जिसपे वो हार्ट बीट की वेव जारी होती है, टीट 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 टीट, ऊपर नीचे बंदा मर जाता है, तो वो तो देखी है ना।
हाँ वो कहाँ देखी? बोले फिल्म में देखी हमने ऐसा। वो भी नहीं देखी, लाइव नहीं देखी, वो फिल्म में देखी। चलो देखा तो है ना। तो वो जो आगे रीडिंग्स आ रही है ऊपर के, वो हार्ट बीट ऊपर भी हो रही है, हार्ट बीट नीचे भी हो रही है, फिर वो अगर हार्ट बीट हो गई तो वो स्ट्रेट लाइन हो गई, वो क्या है? वो एक विजुअल इंप्रेशन है। उसके बैकग्राउंड में वो जो मशीन आपको दिखा रही है वो सिर्फ विजुअल दिखा रही है कि भाई ये ऊपर जा रही है, हार्ट बीट के नीचे आ रही है। असल मशीन की जो बैकग्राउंड में क्या चल रहा है? नंबर्स चल रहा है कि भाई नंबर्स फीड हुए हैं कि अगर हार्ट बीट इतने बीट से ऊपर जाएगी तो वो ऊपर चले जाएगा, हार्ट बीट इतने बीट से नीचे आएगी तो वो नीचे आ जाएगा, अगर हार्ट बीट रुक जाएगी तो नंबर 0 हो जाएगा, वो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। आगे ना समझ में? तो कहने का मतलब क्या है कि वो जो हम डायग्राम देख रहे हैं जिसमें ऊपर नीचे जा रही है, दैट इज विजुअल इंप्रेशन, और उसके बैकग्राउंड में नंबर्स ही काम कर रहे हैं। तो स्कैटर डायग्राम भी क्या करेगी? सिर्फ विजुअल इंप्रेशन शो करेगी, बैकग्राउंड में उसके भी क्या होंगे? नंबर्स ही आपके पास होंगे। ठीक है ना? या मिसाल के तौर पर कोई भी हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसमें डायग्राम जो शो करती है, डायग्राम्स का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या होता है? डायग्राम से विजुअल शो करती है। मिसाल के तौर के ऊपर अपने एक डायग्राम बनाओ, बोलो भाई ये फूड है, फूड पे मैं 90% पैसे खर्च करता हूं। अच्छा, ये क्लोथ्स है, क्लोथ्स के ऊपर मैं 5% पैसे खर्च करता हूं, और ये मेरी ट्रेवलिंग है, ट्रैवल पे मैं 2% पैसे खर्च करता हूँ, और अदर्स पे मैं 3% पैसे खर्च करता हूँ। तो ये क्या बता रहा है आपको? ये सिर्फ एक विजुअल इंप्रेशन दे रहा है कि एक बंदा है जो कि फूड के ऊपर 90% पैसे खर्च करता है। ऐसा ही ना? अब अमाउंट कितना खर्च करता है ये तो नहीं मेंशन किया है, लेकिन इसके डायग्राम के बैकग्राउंड में क्या होंगे? नंबर्स ही होंगे। ये सिर्फ आपको एक विजुअल दिखाया गया कि बेटा ये इस तरीके से होता है। ठीक है ना? तो कहने का मकसद क्या है कि स्कैटर डायग्राम सिर्फ और सिर्फ विजुअल इंप्रेशन के लिए यूज होता है। और स्कैटर डायग्राम वाला एरिया, मैंने आपसे कहा था स्टैट्स में से, स्टैट्स में आपके पास थ्योरी के सवाल भी आते हैं। रेगुलेशन 6 से 8 मार्क का आएगा, ऐसे ही था। 3 से 4 एमसीक्यूज आएंगे, तो 3 से 4 एमसीक्यूज थ्योरी वाले एमसीक्यूज होंगे, वो स्कैटर डायग्राम से इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो स्कैटर डायग्राम जो है वो थ्योरी के एमसीक्यूज पर टेस्ट होगा, इसके अलावा कैलकुलेशन वाले एरिया पर स्कैटर डायग्राम टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि कैलकुलेशन है ही नहीं इसके अंदर। हाँ, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है ये कैलकुलेशन पर भी टेस्ट हो सकता है और थ्योरी पर भी आ सकता है। तो आओ जरा हम स्कैटर डायग्राम के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। हेडिंग डालें अपने पास स्कैटर डायग्राम। आगे बढ़े तो भाई स्कैटर डायग्राम हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले किस चीज की? पॉजिटिव रिलेशन की। बेटा इधर फोकस करें सब लोग, छोड़ दें सारे काम। क्या आपको ग्राफ नजर आ रहा है? ये आपका ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है ना? अच्छा, कुछ एक्स की वैल्यूज दिया होंगे, जैसे 5, मैं अपने पास रख रहा हूँ, 10, 15, 25। ठीक है? और मैं यहां भी रख देता हूं कि 10, 12, 15, 18, 20, 30, 50। अब पॉजिटिव रिलेशनशिप का क्या मतलब था कि दोनों वेरिएबल्स क्या होंगे? एक साथ इंक्रीज होंगे और एक साथ ही क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। मतलब एक बढ़ेगा दूसरा भी वेरिएबल क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो अगर इसका हम एक ग्राफ बनाएंगे ना प्यारे बच्चों आपके सामने, तो इसकी ग्राफ की डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से होगी। ग्राफ की डायरेक्शन इस तरीके से होगी कि एक वेरिएबल बढ़ रहा है, साथ में दूसरा वेरिएबल बढ़ रहा है, फिर एक वेरिएबल बढ़ता है, फिर एक्स भी बढ़ता है, फिर एक्स भी बढ़ता है, साथ साथ वाई भी इंक्रीज रहा है। तो ग्राफ की डायरेक्शन क्या होगी?
इस तरीके से होगी। और अगर हम इन सारे पॉइंट्स को आपस में प्लॉट करेंगे तो याद रखना सारे के सारे पॉइंट जो है ना वो इस लाइन के क्लोज टू होंगे। क्या होंगे? सारे के सारे पॉइंट्स इस लाइन के क्लोज टू होंगे। इस लाइन का मतलब पता है क्या है? इस लाइन को क्या बोलते हैं? इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट। और ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट वही है जो कि हमने रिग्रेशन लाइन पढ़ी थी ना, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये वही लाइन ऑफ रिग्रेशन है। ठीक है, वो तो नंबर्स पे पढ़ा था ना, अगर उसको मैं ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करूंगा तो वो इसी तरीके से बनेगी। तो याद रखना कि अगर आपके पास पॉइंट्स जो है वो इस तरीके से नजर आ रहे हो और वो लाइन ऑफ बेस्ट फिट के क्या हो, क्लोज टू हो। अच्छा, इस ग्राफ की डायरेक्शन क्या है? इस ग्राफ की डायरेक्शन क्या है? हाँ भाई, ये लोअर लेफ्ट टू अपर राइट जा रहा है। इस ग्राफ की डायरेक्शन क्या है? देखो भाई, ये वाला एरिया ये कौन सा है? अपर लेफ्ट। ये वाला एरिया कौन सा है? लोअर लेफ्ट। ये वाला एरिया कौन सा है? अपर राइट। ये कौन सा एरिया है? लोअर राइट। तो आपके ग्राफ की डायरेक्शन अगर लोअर लेफ्ट से अपर राइट की तरफ मूव कर रही है, इसका मतलब आपका ग्राफ क्या है? पॉजिटिव रिलेशनशिप का ग्राफ है। और पॉजिटिव रिलेशनशिप के ग्राफ में क्या होता है कि सारे के सारे पॉइंट्स लाइन ऑफ बेस्ट फिट के क्या होते हैं? बोलो, क्लोज टू होते हैं। वर्ड यूज करेगा कि सारे के सारे पॉइंट्स लाइन ऑफ बेस्ट फिट के क्या है? क्लोज टू है। सर क्या कोई एक भी पॉइंट लाइन ऑफ बेस्ट फिट पर नहीं आएगा? नहीं आएगा। एक सिंगल पॉइंट भी लाइन ऑफ बेस्ट फिट पर नहीं आएगा पॉजिटिव रिलेशनशिप के केस में। आ रही है मेरी बात समझ में या नहीं आ रही है? और पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब होता है कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। इसका मतलब इंक्रीज इन x विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन y। कि x बढ़ेगा और साथ में क्या बढ़ेगा बेटा? y भी बढ़ेगा। क्या बात समझ में आती है नहीं आती है बेटा? तो उस चीज को अपने बार नोट डाउन करें, फिर हम परफेक्ट पॉजिटिव वाला भी ग्राफ देखते हैं कि उसमें क्या होगा। अच्छा, यहां पे एक चीज लिख के छोड़ देना सिर्फ ऐसे, COC। इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे कि COC इक्वल टू करके क्या आएगा। सही है ना?
डन। ओके बेटा, तो आओ परफेक्ट पॉजिटिव से ग्राफ देखते हैं। देखो परफेक्ट पॉजिटिव वाले ग्राफ में सारी खुसूसियत तो वही है जो कि पॉजिटिव वाले में थी। इसकी ये भी लाइन ऑफ बेस्ट है, ठीक है ना। यहाँ भी एक्स बढ़ रहा है, वाई बढ़ रहा है, एक्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वाई के। अच्छा भाई, और ग्राफ की डायरेक्शन भी लोअर लेफ्ट टू अपर राइट ही है। सो सर हमें कैसे पता चलेगा कि परफेक्ट पॉजिटिव का ग्राफ है या सिर्फ पॉजिटिव ग्राफ है? तो देखो याद रखना कि परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप के ग्राफ में जो पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? बोलो, सारे के सारे पॉइंट लाइन ऑफ बेस्ट फिट पर होंगे। देखिए पॉजिटिव रिलेशनशिप में क्या था कि कोई भी पॉइंट लाइन ऑफ बेस्ट फिट पर नहीं था, सब क्या थे? लाइन ऑफ बेस्ट फिट के क्लोज टू थे। इसका मतलब इंक्रीज इन एक्स विल इंक्रीज इन वाई बाय सेम प्रोपोर्शन। मतलब एक्स बढ़ेगा और वाई बढ़ेगा बाय सेम प्रोपोर्शन। सेम प्रोपोर्शन का मतलब होता है सेम वैल्यू से। एक्स बढ़ रहा है 2 यूनिट से, सुन लो भाई, एक्स बढ़ता है 2 यूनिट से तो वाई भी बढ़ेगा 2 यूनिट से। एक्स बढ़ेगा 5 यूनिट से, वाई बढ़ेगा अजीज 5 यूनिट से। एक्स बढ़ेगा 15 यूनिट से, वाई भी बढ़ेगा 15 यूनिट से। तो सेम प्रोपोर्शन से अगर एक्स और वाई बढ़े तो वो क्या कहलाते हैं? परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप कहलाते हैं। तो सर पॉजिटिव में क्या था भाई? पॉजिटिव में था कि एक्स बढ़ता था 5 से, वाई हो सकता है 5 से कम से बढ़े या 5 से ज्यादा से बढ़े, हो सकता है 3 से बढ़े, हो सकता है 7 से बढ़े, 5 से नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो इंक्रीज तो वहां भी था कि एक्स बढ़ेगा और वाई भी बढ़ेगा, लेकिन सेम वैल्यू से नहीं होगा। सेम वैल्यू से होगा तो वो क्या हो जाएगा बेटा? परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप हो जाएगा। और अगर सेम वैल्यू से इंक्रीज नहीं आया, किसी और वैल्यू से इंक्रीज आ रहा है, दैट मींस दैट रिलेशन इज नोन एज पॉजिटिव रिलेशनशिप। आ रही है मेरी बात समझ में? है बेटा। और दोनों में हमने COC करके इक्वल्स टू लिखकर छोड़ दिया है। अभी हो सकता है आज की क्लास में लिखवा दो, हो सकता है कल की क्लास में लिखवाऊं कि COC के आगे क्या लिखा जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? सर थ्योरी का सवाल कैसे आएगा? थ्योरी का सवाल ऐसे आएगा, तो सवाल में ऑप्शन देगा आपको लिखकर कि बेटा एक्स भी इंक्रीज हो रहा है, वाई भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर सेम प्रोपोर्शन लिख देगा तो किस पे टिक लगा देना? परफेक्ट पॉजिटिव पे टिक लगा देना। और अगर सिर्फ ये लिखे कि एक्स इंक्रीज हो रहा है और वाई इंक्रीज हो रहा है, परफेक्ट पॉजिटिव वो बाय सेम प्रोपोर्शन नहीं लिख रहा, दैट मींस वो रिलेशनशिप कौन सा होगा? पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। इनकी डायरेक्शन पूछ सकता है कि बताओ भाई पॉजिटिव रिलेशनशिप के केस के अंदर जो ग्राफ की डायरेक्शन होती है वो कहां से कहां मूव कर रहा होता है? बोलो, लोअर लेफ्ट से अपर राइट की तरफ मूव कर रहा होता है, ठीक है। या इनमें COC की वैल्यू पूछ सकता है, तो COC की वैल्यू तो अभी हमने डिस्कस ही नहीं करी, लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। क्या बात समझ में आती है बेटा? ये आगे बढ़ जाऊं मैं, नेगेटिव रिलेशनशिप की तरफ चले, आगे नेगेटिव रिलेशनशिप को मैंने क्या बताया था बेटा? एक चीज परफेक्ट पॉजिटिव वो तो था। नेगेटिव रिलेशनशिप क्या था कि एक चीज बढ़ रही थी, दूसरी चीज कम हो रही थी, ऐसा ही था, ओके। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ये आ गया एक्स एक्सिस,
ये आ गया वाई एक्सिस, ओरिजिन, ये आपके नंबर आ जाएंगे यहाँ पर, वाई एक्सिस पे यहाँ नंबर आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा फिर कि x बढ़ रहा है और y क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है ना। x बढ़ रहा है तो राइट की तरफ मूव कर रहा है, वो y कम हो रहा है तो उसका मतलब वो डाउनवर्ड की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है ना। अगेन ये लाइन तुम्हारे पास क्या कहलाएगी मेरे प्यारे बच्चों, लाइन ऑफ इस ग्राफ की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, ऐसा। और चूंकि नेगेटिव रिलेशनशिप है, इसका मतलब इंक्रीज इन x विल डिक्रीज इन y, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, सही है कि x जो है वो y के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और मुझे बात बताओ कि यहाँ पर सारे के सारे पॉइंट लाइन ऑफ बेस्ट फिट पर होंगे, क्लोज टू होंगे, या कुछ लाइन ऑफ बेस्ट फिट पर होंगे, कुछ बाहर होंगे, क्या होंगे, कैसे पता चला। तो परफेक्ट अगर सिर्फ नेगेटिव हो या सिर्फ पॉजिटिव हो, तो मैंने ये बोला था कि एक भी पॉइंट लाइन पर नहीं होगा। देखो ना, क्या पॉजिटिव में कोई पॉइंट लाइन पर है, नहीं है, ठीक है। तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कोई भी पॉइंट लाइन ऑफ बेस्ट फिट पर नहीं होगा। और अगर परफेक्ट पॉजिटिव हो या परफेक्ट नेगेटिव हो, तो कोई भी पॉइंट लाइन ऑफ बेस्ट फिट से बाहर नहीं होगा, ठीक है। पॉजिटिव रिलेशन और नेगेटिव रिलेशन में कोई भी पॉइंट लाइन ऑफ बेस्ट फिट पर नहीं आएगा, सही है। और परफेक्ट पॉजिटिव हो या परफेक्ट नेगेटिव हो, तो कोई भी पॉइंट लाइन ऑफ बेस्ट फिट से बाहर नहीं आएगा, सारे के सारे लाइन ऑफ बेस्ट फिट पर होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं यहां पर भी पॉइंट्स ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरीके से होंगे कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट के क्लोज टू होंगे। आ रही है मेरी बात समझ में, है भाई। तो ये कॉपी करने के बाद जरा परफेक्ट नेगेटिव खुद बनाइए। और यहां क्या लाइन एक्स्ट्रा आएगी बेटा, बाय सेम प्रोपोर्शन। तो x बढ़ेगा 2 यूनिट से, y कम होगा, बोलो परफेक्ट नेगेटिव के अंदर x बढ़ेगा 2 यूनिट से, y कम होगा 2 यूनिट से, x बढ़ेगा 5 यूनिट से, y कम होगा 5 यूनिट से। सेम वैल्यू से इंक्रीज डिक्रीज आएगा तो वो परफेक्ट पॉजिटिव परफेक्ट नेगेटिव कराएंगे, और अगर सेम वैल्यू से इंक्रीज डिक्रीज नहीं आ रहा तो सिर्फ वो पॉजिटिव और नेगेटिव कहलाएंगे, ठीक है।
ये रूम 1 है, रूम 4 है, 4 सही है। पूरी स्टेट में उनके पहले हमारे पास ये ऑडिटोरियम 1 था, ऑडिटोरियम 2 था, उसके बाद से मुझे याद नहीं रहता ये कौन सा रूम। जी बच्चों, देन आगे बढ़े। अब बात आती है अपने 5वें की, इसका नाम था क्या, बोलो, नो रिलेशन। अच्छा, यहां पर भी एक चीज लिखना भूल गए, COC लिख के एक वस्तु डाल दो, COC लिखकर एक वस्तु डाल दो। उसके बारे में भी हम बाद में देखेंगे कि COC यहाँ पर क्या आएगा। अच्छा जी, तो नो रिलेशन के केस के अंदर अगर हम ग्राफ बनाएं, हाँ भाई क्या लगता है क्या होगा? तो फिर तो इंक्रीज डिक्रीज तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल सही बात है। अगर इंक्रीज डिक्रीज हुआ तो फिर तो रिलेशनशिप है, तो फिर कैसा ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट भी नहीं बन सकते हैं कि स्ट्रेट भी रिलेशनशिप को शो करता है कि कांस्टेंट आ रहा है, कर्व भी रिलेशनशिप को शो करेगा कि डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। कर्व भी तो इंक्रीज डिक्रीज होते नहीं होते। तो स्ट्रेट लाइन तो बनने से ना अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा ना डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, तो फिर क्या बनेगा? तो फिर बनेगा गैस मॉलिक्यूल्स की तरह स्कैटर हुए हुए पॉइंट्स। ठीक है, कोई डायरेक्शन नहीं होगी, कोई लाइन ऑफ बेस्ट फिट नहीं होगा, कोई पॉइंट्स लाइन ऑफ बेस्ट फिट पर नहीं होंगे, सारे के सारे गैस मॉलिक्यूल्स की तरह क्या हुए होंगे? स्कैटर हुए होंगे। ठीक है, और यहां पर भी हम एक चीज लिखते हुए छोड़ देंगे, वो क्या है? वो है COC इज इक्वल्स टू चले आगे बढ़े। कोई मसला परेशानी? सब ओके? मुझे बताओ पॉजिटिव रिलेशनशिप में ग्राफ की डायरेक्शन क्या होगी? अरे देख के बता दो यार। लोअर
अपर राइट, ठीक है। क्या सारे के सारे पॉइंट लाइन ऑफ बेस्ट फिट पर होंगे या कुछ होंगे कुछ बाहर होंगे? क्या पिक के मारो यहां से, क्या पिक के मारो? हाँ, पॉजिटिव रिलेशनशिप की केस के अंदर कितने लाइन ऑफ बेस्ट फिट पर होंगे पॉइंट, जो कितने बाहर होंगे? सारे के सारे कहां होंगे? बाहर होंगे। कोई एक पॉइंट भी लाइन ऑफ बेस्ट फिट पर नहीं होगा। और पॉजिटिव रिलेशनशिप के केस के अंदर क्या होंगे? सर कोई एक भी पॉइंट लाइन ऑफ बेस्ट फिट से बाहर नहीं होगा, सारे के सारे लाइन ऑफ बेस्ट फिट पे होंगे। क्यों? क्योंकि एक्स और वाई के अंदर जो इंक्रीज आ रहा है वो किससे आ रहा है? सेम प्रोपोर्शन से आ रहा है, मतलब सेम वैल्यू से आ रहा है। मैं अगर बोलता हूं कि भाई एक लाइन में आप मुझे बताएं कि पॉजिटिव और परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप का डिफरेंस, तो आप बोलेंगे बाय सेम प्रोपोर्शन। पॉजिटिव में क्या आता है कि एक्स बढ़ता था वाई भी बढ़ता था, लेकिन सेम वैल्यू से नहीं बढ़ता था। परफेक्ट पॉजिटिव में क्या होगा? सेम वैल्यू से बढ़ेगा, ऐसा। अच्छा जी, फिर अगर हम बात करते हैं नेगेटिव और परफेक्ट नेगेटिव की, तो नेगेटिव रिलेशनशिप में कितने पॉइंट लाइन ऑफ बेस्ट फिट पे होंगे, कितने बाहर होंगे? नेगेटिव में सारे बाहर होंगे। अच्छा, कोई एक आध पॉइंट हो सकता है लाइन पे? नहीं होगा, नहीं होगा, सारे के सारे कहां होंगे? लाइन से बाहर होंगे। और परफेक्ट नेगेटिव में क्या होगा कि सारे के सारे लाइन पर होंगे, कोई एक पॉइंट भी लाइन से बाहर नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और नो रिलेशन केस में क्या होगा? स्कैटर हुए हैं गैस मॉलिक्यूल की तरह, कोई लाइन ऑफ बेस्ट फिट नहीं है और कोई डायरेक्शन यहां पर नहीं है, कोई सेम प्रोपोर्शन, नॉट बाय सेम प्रोपोर्शन, कुछ भी नहीं है इस तरह का केस, ठीक है बेटा। तो स्कैटर डायग्राम के ऊपर इस तरीके के एमसीक्यूज आपसे पेपर में पूछे जाएंगे, जो हम एमसीक्यूज भी करेंगे थोड़ी सी देर में, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपने कैलकुलेशन वाले एरिया की, जिसपे हमने लिखा था, क्या था कैलकुलेशन वाला? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अच्छा, डेफिनेशन जरा पढ़ना ऊपर वाली, जो वो टाइप हुई है, यहां से पढ़ो सेकेंड लाइन में। नो डाउट एसोसिएशन, बोलो बोथ वेज। बोथ वेज का मतलब क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन x ऑन y भी हो सकता है, y ऑन x भी हो सकता है। तो क्या कह रहा है? बट यूजुअली चेंज इन, मतलब हम डिपेंडेंट पे इंडिपेंडेंट ही निकालते हैं, मतलब हम y ऑन x ही निकालते हैं। लेकिन ये कहना चाह रहा है कि अगर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन COC, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन x ऑन y हो या कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन y ऑन x हो, एक ही बात है। लेकिन हम क्या निकालते हैं? यूजुअली y ऑन x ही निकालते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट का चेंज डिपेंडेंट के ऊपर हो रहा होता है, ऐसा। ठीक है, तो यार बार आप लिख लीजिएगा। ये भी क्यूरी में पूछता है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो x ऑन y और y ऑन x में क्या फर्क है? भाई कोई फर्क नहीं, सेम है। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू के बारे में पूछता है, तो देखना कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की प्यारे बच्चों जो वैल्यू है ना, वो -1 से +1 के बीच में सफर करती है। -1 से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू छोटी नहीं होती और +1 से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू बड़ी नहीं होती। इसके बारे में बच्चों सवाल करता है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू की रेंज क्या है। तो क्या रेंज है अजीज? +1 से बड़ी नहीं होगी और -1 से छोटी नहीं होगी। आओ जरा और बात करते हैं और डिस्कशन करते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बारे में। अच्छा भाई, सबसे पहले तो हमने ये बात देखी, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू जो है वो एक रेंज में ट्रेवल करती है और वो रेंज क्या है? -1 टू +1। सही है, -1 टू +1 बताता क्या है? ये तो पता हो ना। इस तरह से हमें पता है रिग्रेशन कांस्टेंट क्या है। जैसा जब कुछ नहीं होगा तो इतना तो होगा ही होगा, वो रिग्रेशन कांस्टेंट था। रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या है? सब पर यूनिट चेंज है कि अगर x इससे मल्टीप्लाई करेगा, x में 1 यूनिट का इंक्रीज, y में 3 यूनिट का इंक्रीज, दोनों का मतलब पता था हमें। तो अब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन
ये -1 टू +1 लिखा हुआ, ये हमें बताता क्या है, ये तो पता चले या नहीं। तो याद रखना, अगर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू एग्जैक्ट +1 है, +1 आ रही है, तो दैट मीन्स आपका जो रिलेशनशिप है एक्स और वाई के बीच में वो परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन है। अगर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू +1 है तो वो क्या रिलेशनशिप डिनोट कर रहा है? अच्छा, ये तो क्लियर है ना कि पॉजिटिव नंबर होगा तो पॉजिटिव होगा रिलेशनशिप, नेगेटिव नंबर होगा तो नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव नंबर में भी अगर डायरेक्ट 1 आ जाए पूरा पूरा तो वो परफेक्ट पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अगर क्लोजर टू पॉजिटिव बनो तो वो क्या रिलेशनशिप शो करेगा? सिर्फ पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करेगा। और अगर 0 हो, बिल्कुल, वेरी गुड। और अगर क्लोजर टू -1 हो, अब तुम लोग सब होशियार हो, तो अगर डायरेक्टली नेगेटिव हो जाए, -1 है, परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन। डन प्यारे बच्चों, कोई मसला, परेशानी, कोई दिक्कत अगर समझ में आ रहा है? ऊपर से तो नहीं जा रहा, बोलो जहाज, हेलीकॉप्टर आ रहा था उनमें? ओके। किसी बच्चे का मसला भाई? राइट। तो हमने जो वो डायग्राम में COC लिखा था, बेसिकली COC इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आओ फुलफिल करते हैं कि कौन सी जगह क्या आएगा, ठीक है ना। मुझे बताओ, पॉजिटिव रिलेशनशिप में COC क्या लिखूं? +1 पॉजिटिव में, हाँ, क्लोजर टू पॉजिटिव। और यहां पर परफेक्ट पॉजिटिव में है एग्जैक्ट +1 लिख दो, लिख दो, लिख दो। अब डायग्राम्स की लेबलिंग हमारी कंप्लीट हो रही है, ठीक है ना। अच्छा, ये बताओ, नेगेटिव रिलेशन में क्या होगा? और इधर -1 होगा, है। और नो रिलेशन में 0, ठीक है बेटा। सर, ये तो जो उनकी वैल्यूज है उनके मतलब तो हमने सीख ली है कि कौन सी वैल्यू क्या बताएगी मुझे, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट कैसे होगा, इसके फॉर्मूलाज क्या क्या है वो भी अब देख लेना, कैलकुलेशन वाला एरिया भी, ठीक है ना। अच्छा, आ जाओ, तो फॉर्मूलाज लिख लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के, तो कौन कौन से फॉर्मूलाज हमने देखने हैं। तो बेटा, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के कुछ 3 तरीके के फॉर्मूलाज है जो कि हमने देखने। सबसे पहला फॉर्मूला, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ xy माइनस सम ऑफ x इंटू सम ऑफ y डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n इंटू सम ऑफ x स्क्वायर माइनस सम ऑफ x का होल स्क्वायर
मल्टीप्लाई बाय एन इंटू सम ऑफ वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ वाई का होल स्क्वायर। ज़्यादा बेचारा फॉर्मूला लग रहा है? नहीं, बी और डी का फॉर्मूला मर्ज हुआ है और डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ गया है। भाई बी और डी के फॉर्मूले में न्यूमरेटर तो सेम ही है ना, तो यहाँ भी वही न्यूमरेटर है और डिवाइड में अंडर रूट करके दोनों के डिनोमिनेटर्स आ गए। ठीक है, एक और कोफिशिएंट ऑफ कोएडिशन का फॉर्मूला है कि अंडर रूट बी मल्टीप्लाई बाय डी, और आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अंडर रूट बी वाई ऑन एक्स मल्टीप्लाई बाय बी एक्स ऑन वाई। और एक और तीसरा फॉर्मूला है जिसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। सो ये क्या चीज है? इसको बोलते हैं कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, कंबाइंड वेरिएंस एक्स वाई का। ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा n इंटू सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स इंटू सम ऑफ वाई डिवाइड बाय n इंटू n माइनस वन। ठीक है, अच्छा सर ये एस एक्स क्या है? एस एक्स का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला अंडर रूट n इंटू सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n इंटू n माइनस वन। सही है, एस वाई क्या है? एस वाई का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, और इसका फॉर्मूला क्या है? n सम ऑफ वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इंटू n माइनस वन। बस। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इन तीन फॉर्मूला से कैलकुलेट होता है। आपके ऊपर है कि आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एस कहां पर? एस नहीं है, वो एस तो स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल है? स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा है ना, देखो एस के आगे एस डी ऑफ एक्स। एस डी का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन और कोवेरियंस और वेरियंस के बारे में हम चैप्टर नंबर 8 के अंदर पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, क्या बताते हैं, हम किस लिए यूज करते हैं। ठीक है ना? डन प्यारे बच्चों, है कोई मसला? अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का सिंबल क्या है? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का सिंबल है स्मॉल आर। ठीक है ना? स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको।
डन, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग सब साथ हैं। अच्छा सर, हमें कैसे पता चलेगा तीनों फॉर्मूलाज में से कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? ठीक है, तो भाई मिसाल के तौर के ऊपर अगर आपको सवाल में रिग्रेशन कोफिशिएंट x1y मिल जाए और रिग्रेशन कोफिशिएंट y1x मिल जाए, यानी कि b और d मिल जाए, और बोले कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालो, तो क्या आप तीनों फॉर्मूला अप्लाई हो सकते हैं? कोई एक ही अप्लाई होगा? कौन सा? दूसरा वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, अगर मैं आपको सवाल में कोवेरिएंस ऑफ xy की वैल्यू दे दूं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x की वैल्यू दे दूं और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y की वैल्यू दे दूं, तो क्या अभी भी कोई सा भी अप्लाई हो सकता है या सिर्फ एक ही फॉर्मूला अप्लाई होगा? हाँ, कौन सा अप्लाई होगा? तीसरा वाला, क्योंकि कोवेरिएंस ऑफ xy, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, ये तीनों कहाँ यूज हो रहे हैं? तीसरे वाले फॉर्मूले में यूज हो रहे हैं। हाँ, अगर मैं आपको x की सारी वैल्यूज और y की सारी वैल्यूज दे दूं जिस तरीके से अब तक सवाल आ रहे थे, तो उस केस में तो आप कोई सा भी फॉर्मूला अपने पास यूज कर सकते हो, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, तो ये आपके ऊपर होता है। ठीक है, लेकिन चूंकि हम 1 बाय 1 प्रैक्टिस करेंगे सारे फॉर्मूलाज की, तो मैं सवाल में आपको आइडेंटिफाई करूंगा कि यार कौन सा फॉर्मूला आप यूज करें। ठीक है, ऊपर वाले से स्टार्ट करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। सवाल में क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट कार्ल पेयर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये इसका पूरा नाम है। बालों का पेपर में वो बोल देता है कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, बालों का पेपर में वो बोलता है कैलकुलेट कार्ल पेयर्सन कोफिशिएंट। तो कार्ल पेयर्सन कोफिशिएंट भी आपको समझ में आना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ही मांग रहा है, क्योंकि अभी आगे जाके हमने एक और कोरिलेशन पढ़नी जो कि स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है ना, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है, सवाल में याद रखना है कि कार्ल पेयर्सन कोफिशिएंट का मतलब क्या है? कोफिशिएंट ऑफ, बोलो, कोरिलेशन। ठीक है, अच्छा सर, अब यहाँ पर x और y का पूरा डेटा हमें दिया हुआ है, हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें? हम पहले वाले फॉर्मूले से शुरू करते हैं, प्रैक्टिस हमें करनी है। ठीक है, एक काम करो, सारे वैल्यूज को कैलकुलेटर में पुट करें और मुझे सारे सम बताएं। सम बताएं, सम ऑफ x क्या है, सम ऑफ y क्या है, सम ऑफ xy क्या है, सम ऑफ x स्क्वायर क्या है, सम ऑफ y स्क्वायर क्या है, और n तो मैं आपको बता ही दूंगा कि n 5 है। पहला वाला फॉर्मूला है कि r इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ xy माइनस सम ऑफ x इंटू सम ऑफ y डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n into sum of x square minus sum of x whole square multiply by n into sum of y square minus sum of y का whole square और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ठीक है, xy 456। बेटा कंफर्म, बाकी लोग भी करते हैं वेरीफाई। 2 1 और सही है। लड़कों में तो कोई एब्सेंट नहीं है ना, सारे प्रेजेंट है लड़कों में। तो लड़कियों में बेटा क्या क्या नाम था उसका? एक का निम्रा था, एक का नाम एंड मामेल, ऐसे कुछ नाम था ना, स्पेलिंग क्या बनेगी उसकी?
MAMAIL ऐसे ही रहेगा ना, बस ठीक है। अब डेली बेसिस को तो अटेंडेंस लेके मैं ग्रुप पर डालूंगा, तो जब पता चले कि एक बच्चा हफ्ते में कितने दिन प्रेजेंट है, कितने दिन एब्सेंट है। जी प्यारे बच्चों, जरा डेटा पुट करें कैलकुलेटर में, आए करते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 456 माइनस 28 मल्टीप्लाई बाय 76 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ एक्स स्क्वायर 216 माइनस सम ऑफ एक्स का 28 का। अच्छा देखो, डिनोमिनेटर में जब आप रूट डालो, सुनो बेटा इधर देखो, डिनोमिनेटर में जब आप अंडर रूट पुट करेंगे फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 216 करोगे, ठीक है ना, माइनस करोगे, फिर ब्रैकेट ओपन करके 28 का ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर करोगे, तो ये ब्रैकेट क्लोज करके जब दूसरा ब्रैकेट करोगे तो पहले मल्टीप्लाई डालना साइन, तो ब्रैकेट ओपन करना, ठीक है, फिर कर देना कि 5 मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर 1176 माइनस 76 का होल स्क्वायर। क्योंकि अगर आप नीचे अंडर रूट में दोनों ब्रैकेट्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं डालोगे तो फिर वो आपका सॉल्व नहीं करेगा, सिंटैक्स एरर देगा। सिक्स चलता हुआ आ रहा होगा ना, वो 3 है। अच्छा ठीक है, तो बेटा कौन सा ऑप्शन फुलफिल हुआ है, ये करेक्ट हुआ है? जल्दी जल्दी इधर लिख, वो इरेज तो नहीं किया, इरेज कर दिया तो दोबारा एरो दबा दिया करें कोई सा भी, तो उसमें वो आपको दोबारा एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा। हाँ क्या कह रहे थे आप? 1176 के बाद माइनस करेंगे, फिर ब्रैकेट ओपन करके 76 का स्क्वायर डालेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। चेक करो ये आ रहा है? हाँ भाई, वाह, क्या हुआ भाई? इधर लाइए, इधर लेके आइए, चेहरे में उसको लेके आओ। इधर आओ पीछे, देखो तुमने मिस्टेक करी ना, ये ब्रैकेट ओपन किया है, ये वाला, ये रहा जी, 5 मल्टीप्लाई बाय 216 डाला,
28 का होल स्क्वायर डाला, ये वाला ब्रैकेट ओपन करके ये क्लोज कर दिया, ये वाला जो ओपन किया था ये कहाँ क्लोज किया, ये वाला 5 से पहले ओपन किया था वो किधर गया, वो इधर आएगा, तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा। तो 5 1 ये 1176 है, देखो 176 लिखा हुआ तुमने, ठीक है, -76 का होल स्क्वायर और आ गया। ला बेटा, और किसका नहीं आ रहा, आ गया आपका अजीज, आपका आ रहा है बेटा, ले आओ ऐसे ही टाइप करके ले आओ, शाबाश। आपने रूट नहीं डाला ना, वो भी अभी हटाया, वो सिंटेक्स एरर ये दे रहा था इसलिए बनाया। और देखो ये ब्रैकेट आपने पावर में क्लोज कर दिया, पावर के बाद क्लोज करना है, ठीक है। और अंडर रूट नहीं आना, अंडर रूट नहीं आना तो दोबारा टाइप करना पड़ेगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 256 माइनस 28 मल्टीप्लाई बाय 76, पहले रूट डालोगे तो ब्रैकेट ओपन करोगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 216 माइनस 28 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1176 माइनस 76 का स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। ये अली इधर आया बेटा आंसर आपका, ठीक है। एनी मसला, आगे मूव कर जाए, है भाई, चलो आप। अब नेक्स्ट सवाल ये मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर शो करता हूं। अच्छा, कंक्लूजन नहीं लिखा, सो व्हाट कैलकुलेशन कंक्लूजन वी हैव ड्रॉन फ्रॉम दिस वैल्यू। ये क्या बता रहा है, 0.866 क्या बता रहा है? वो तो बता रहा है, मतलब क्या है इसका, मैं यहां लिखता हूं कि सिंस द वैल्यू ऑफ COC is closer to +1, ब्रैकेट डाल के लिखते 0.866, therefore we have concluded that X and Y have positive relation. आगे बढ़े क्लास। जी भाई, डन। और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल थोड़ा सा हमें थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। अपनी क्लास कब तक थी वैसे? बस ठीक है, तो 3 तो बजने वाले हैं। तो बताइए काम करते हैं, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं और फिर इंशाअल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात करते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। नहीं, क्योंकि उसमें थ्योरी का पार्ट समझाना है।